कल नहीं। अरे भाई पुष्पा, आज इतने दिनों बाद यहाँ पार्क में क्यों भाई? सहेलियों को भूल गई है क्या? अरे भाई, जब से मेरी बहू आई है ना, ऐसा लगता है मैंने मुफ्त की WWF की टिकट खरीद लिया। पूरा दिन मेरे घर में कुश्ती का माहौल बना रहता है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि तेरे घर में कुश्ती की वजह तू ही है। अरे नई नई शादी है, थोड़ा जी लेने दे बेटा बहू को। तू आकर हमारे साथ टाइम पास कर लिया करना। क्यों बहू के जीवन में रायता फैलाना? कभी तू उसके कपड़ों के पीछे पड़ जाती है, कभी उसके बनाए खाने के पीछे लग जाती है। अरे भाई, ये टिपिकल सास वाली हरकतें ना बंद कर दे आप। अरे बावली हो क्या तुम सबके सब? अच्छा तुम ये बताओ, यहाँ हम क्या करने आते हैं? क्या करने आते हैं इसे क्या मतलब? अरे टाइम पास करने आते हैं, और क्या। इसी बहाने थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। बस तो जिस चीज़ की तलाश में तुम यहाँ आते हो वो मेरे घर में मुफ्त अवेलेबल है, तो मैं क्यों बाहर आऊँ? अरे भाई, अपनी बहू के साथ लड़ना, उसे छोटी छोटी बातों पर टोकना, ये तो एक अलग ही अनुभव है। क्या बताऊँ, बड़ा मज़ेदार लग रहा है मुझे तो ये सब। और जब वो मुझसे झगड़ा करती है ना, तो आय हाय हाय, कलेजे को जो ठंडक पड़ती है पूछ मत। सारी टेंशन फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाती है। पुष्पा की बातें सुनकर बाकी की सहेलियां हैरान होकर उसकी बातें सुन रही थी। अरे भाई, आज तक तो मैंने लोगों को ग्रह कलेश के कारण दुखी और परेशान होते देखा है, लेकिन ये पुष्पा पहली ऐसी बंदी है जो अपनी बहू से लड़कर इतनी खुश नजर आ रही है। अरे यार, इस पुष्पा की बातें सुनकर तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी अब अपने बेटे विकास की शादी कर ही देनी चाहिए, और कोई लड़ाकू सी बहू मेरे घर आ जाए तो मेरी भी बोरियत दूर हो जाए। तुम्हें पता नहीं, बड़े अरमानों से मैंने दूसरी औलाद पैदा की थी। सोचा था एक बेटी होगी तो घर में रौनक रहेगी, लेकिन भगवान को ना मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं थी। उसने दूसरा भी बेटा ही दे दिया। अब आज मेरी हालत ये है कि ये तीनों बाप बेटे घर के एक कोनों में बैठे अपने अपने फ़ोन में चिपके रहते हैं, और मैं तो या दीवारें ताकती रहती हूँ या टीवी में सीरियल देखती रहती हूँ। अरे भाई, बंदा कितना सीरियल देखेगा? और सबसे बड़ी बात, सास बहू के सीरियल देखते देखते मैंने बहू से लड़ने के इतने तरीके सीख लिए कि अब मैं बहू से लड़ाई कैसे करे इस विषय पर एक किताब लिख सकती हूँ। अब बस बहुत हुआ। मेरे बेटे विकास के लिए कोई तेज तर्रार सी लड़की मिले तो मैं झटपट उसके हाथ पीले कर दूँ। रानू ने बड़े अरमान सजाए थे कि वो भी एक तेज तर्रार लड़की लेकर आएगी, और फिर दोनों सास बहू मिलकर रोज नोक झोंक करेंगे। घर में बात बात पर बहस होगी और उससे उसका मन लगा रहेगा। लेकिन होने को शायद कुछ और ही मंजूर था। रानी के घर बहू बनकर सविता आई तो जरूर, लेकिन सविता का स्वभाव ऐसा जैसे साक्षात माता सीता, सीधी सादी, शांत, सौम्य और कोमल। सीता इतनी प्यारी लड़की थी कि रानू लाख उससे झगड़ने की कोशिश करती, लेकिन सविता के ऊपर रानू की बातों का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। सारे अरमानों पर पानी फिर गया मेरे। भगवान, ये तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। सारी दुनिया की सासों का बदला तूने अकेले मुझसे ही ले लिया। सब यही चाहते हैं कि उनके घर सीधी सादी गऊ जैसी बहू आए, लेकिन उन्हें लड़ाकू लड़कियां मिल जाती है, और यहाँ मैं बहू के साथ लड़ाई करने के लिए मरी जा रही हूँ तो मेरे घर ये गाय को भी मात दे दे इतनी सीधी लड़की भेज दी। मेरी तो जिंदगी व्यर्थ हो गई भगवान। इस सविता से तो अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब तो बस छोटे की पत्नी से मेरी उम्मीद बंधी है, वरना मुझे तो अपना सारा जीवन सहेलियों के साथ कीर्तन और किटी में ही बिताना पड़ेगा। और भाई रानू, अब तो बहू आ गई है, अब तो मज़े में कट रही होगी। रोज बहू के साथ नोक झोंक हो रही होगी। जीवन में रस ही रस आ गया होगा अब तो तुम्हारे। अरे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं अब तुम सहेलियों से मिलना जुलना ही छोड़ दो? अरे यार, क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रही है? कोई रस नहीं आया मेरे जीवन में। अब मेरी बहू बहू नहीं, देवी है देवी। साक्षात माता सीता है वो। अब चाहे जितना भी परेशान करने की कोशिश कर लूँ, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। जहाँ बैठने को कहो वहाँ बैठ जाती है, जो पहनने को कहो पहन लेती है, जो खाने को कहो खा लेती है।
सुबह 4 बजे उठने को कहो तो 3 बजे उठ जाती है। यहाँ तक कि मैंने उसे विकास के कमरे में जाने से मना किया तो मेरे कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सो गई। बताओ, आज के ज़माने में मिलेगी कहीं ऐसी बहू? पता नहीं मेरी ही किस्मत फूटी थी। अरे भगवान की कृपा है तेरे ऊपर, जो ऐसी सुशील लड़की आई है तेरे घर में। अब ये बेवकूफ़ी छोड़ और थोड़ी कदर कर ले अपनी बहू की। वो इतनी प्यारी है तो तू भी उसे प्यार से गले लगा और खुशी खुशी रह। तुझे तो पता है ना, मुझे डायबिटीज़ है। इतना मीठा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में चटपटा और खट्टा स्वाद चाहिए। अब इस सविता से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं। अब तो बस मुझे इंतज़ार है कि छोटे बेटे रवि के लिए मैं कोई चटपटी सी दुल्हन ढूंढ सकूं, ताकि हमारे घर में रोज़ धमाके हो और मैं बैठकर आराम से आनंद ले सकूं। सविता को परेशान करने के सारे तिकड़मों के फेल हो जाने के बाद अब रानू ने अपना पूरा ध्यान छोटी बहू ढूंढने में लगा दिया था। हाँ दीदी, हम साफ बता रहे हैं भाई, सीधी सादी लड़के संग हमारा गुजारा नहीं है। हमें तो आज के ज़माने की तेज़ तर्रार, अपने हक में आवाज़ उठाने वाली लड़की चाहिए। माजी माजी करने वाली तो पहले ही इस घर में एक है। रानू, हक वक का तो पता नहीं, लेकिन लड़की तेज़ है। हम फ़ोटो और उसके पापा का नंबर भेज दे रहे हैं। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कल को लड़की आकर घर में कलेश मचाए तो हमको दोष ना देना। हम तो समझा रहे हैं, छोड़ो ये बेतुकी जिद, कोई अच्छी लड़की देखो। पहले ही 2 रिश्ते टूट चुके हैं लड़की के स्वभाव के कारण। आई लाइक इट। बस ऐसी तो लड़की चाहिए जो कलेश करे, बातों का विरोध करे, अपनी जिद मनवाए। अरे दीदी, आपने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। चटपटी बहू लाने की चाहत के चलते जल्दी ही रानो लड़ाकू दिशा को अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती है शादी के बाद। अरे मैं तो बिना बात ही आज तक अपनी बड़ी बहू को कोसती जा रही हूँ। अब समझ में आया आखिर मेरी इतनी मन्नतों के बाद भी ये सविता मेरे घर की बहू कैसे बन गई। ऊपर वाला जो करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। अब मसालेदार एंटरटेनमेंट के लिए मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे हल्की सी चिंगारी लगानी है, फिर अपने आप लगेगी आग और मैं बैठकर देखूंगी तमाशा। शादी के 4 दिन बाद। अरे दिशा बेटा, तू रसोई में क्या कर रही है? मम्मी जी, मैं तो नाश्ता बना रही थी। अरे देवरानी के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम्हारी जेठानी ने तुम्हें काम पर लगा दिया। अरे बेटा, काम तो तुम्हें जीवन भर करना है। हफ्ता 10 दिन सविता तुम्हें बनाकर खिला नहीं सकती थी क्या? बेटा, जेठानी ना जेठानी होती है, चाहे कितना ही बनाकर रख लो उसके साथ, लेकिन वो अपना असली रंग दिखाई देती है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी ने तो मुझसे कहा ही था कि मैं आराम से अपने कमरे में बैठी रहूं, काम वो अकेले निपटा लेंगी। लेकिन बेचारी भाभी अकेले कितना काम करेंगी? बाकी किसी को तो घर में बस टीवी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि किसी को दिखे ना दिखे, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि घर में कितना काम है, तो मैं थोड़ी सी भाभी की मदद ही कर देती हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तीर जो मैंने सविता के लिए चलाया था वो मुझे ही आकर चुभने लगा है? कहीं इसका इशारा मेरी तरफ तो नहीं? अच्छा, बहुत भाभी वाली बन रही हो ना? अभी नई नई शादी है ना बेटा, कुछ दिन बीतने दो, सब पता चल जाएगा कि जेठानी हमेशा ऐसी नहीं रहती। जब तुझ पर रौब झाड़ेगी ना, तब समझ में आएगा। रानू ने अपनी तरफ से छोटी बहू के कान भर दिए थे, लेकिन जैसे दिशा के ऊपर उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ था। वो तो उल्टा उसे ही 2 बातें सुनाकर चली गई थी 2 दिन बाद। अरे कौन सी उल्टी गंगा बह रही है मेरे घर में? 2 बहुओं के होते हुए भी घर में चूं की आवाज़ नहीं। ऐसा कैसे चलेगा? इस तरह से तो मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। क्या करूं? ज़रा सा भी मज़ा नहीं आ रहा। लगता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये दोनों तो इतनी आसानी से झगड़ने वाली है नहीं। देखो बेटा सविता, तुम ना थोड़ी सीधी सादी हो, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। दिशा से ना थोड़ा बच कर रहना। वो अभी तुम्हें जितना भाभी भाभी कर रही है ना, पक्का बाद में तुम्हारा फ़ायदा उठाएगी। कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? अरे दिशा तो मेरी छोटी बहन की तरह है, और भला उसके इरादे ख़राब क्यों होंगे मेरे लिए?
बहुत ही प्यारी है वो तो। अरे बेटा, इसी बात की तो मुझे चिंता है कि तू गाय है गाय, लेकिन हर कोई तेरी तरह इतना सीधा साधा नहीं होता। वो तेरे साथ इतनी मीठी बनकर इसलिए रहती है ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े और तू अपने आप घर के सारे काम निपटा दे। अरे तू जिठानी है, थोड़ी कड़क होकर रहा कर, उससे अपने 2-4 काम करवाया कर। जिठानी में थोड़ा सा रौब होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना 2 पैसे की इज्जत नहीं बचेगी देवरानी के सामने। आप बिल्कुल सच कह रही हैं माँ जी। ठीक है, मैं अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, अब बहस होगी कि दिशा पर हुक्म चलाएगी, और दिशा किसी का हुक्म सुनने वालों में से है नहीं। इधर इसने उसके ऊपर ऑर्डर चलाया और उधर उसने इसको झाड़ के पेड़ से नीचे गिराया। सीरियल बंद कर देती हूँ, असली ड्रामा तो आज हमारे घर में होने वाला है। काफ़ी देर तक रानो किचन की तरफ कान लगाए बैठी रहती है, लेकिन उसके कानों में दोनों बहुओं के लड़ने या बहस करने की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तभी बड़ी बहू की गुस्से से भरी आवाज़ रानो को सुनाई पड़ती है। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? एक बार मैंने कह दिया मतलब कह दिया, चलो निकलो किचन से बाहर। मैं नहीं जाऊंगी भाभी, आप हमेशा ऐसा ही करती हैं, और मैं किचन से बाहर क्यों जाऊं? आप किचन से बाहर जाइए। अरे जेठानी से इस तरह से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ ना। चलो मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी, निकलो किचन से बाहर। लगता है मेरी चिंगारी ने कमाल दिखाई दिया। दोनों बहुओं के लड़ने की आवाज़ तो सुनाई दे रही है। अभी जाकर आग में घी डालती हूँ। रानो भोले बनने का नाटक करते हुए कहती है। अरे अरे दिशा बेटा, क्या बात हो गई? आखिर ये सविता तुम्हें रसोई से बाहर क्यों निकाल रही है? सविता बहू, माना कि दिशा तुम्हारी देवरानी है, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ उससे बात करने का? और तुम किचन से बाहर क्यों निकाल रही हो उसे? माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप ही फैसला करिए। दीदी कह रही हैं कि आज शाम का खाना वो बनाएंगी, जबकि मैं उनसे कह रही हूँ कि शाम का खाना मैं बनाऊंगी, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उल्टा उन्होंने तो मुझे किचन से ही बाहर निकाल दिया। क्या इस बात के लिए झगड़ रही हो तुम दोनों? और नहीं तो क्या, आपको क्या लगा? हैं? नहीं, कुछ नहीं, मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। पर इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? दोनों मिलकर बना लो, बिना बात का हल्ला मचा के रखा हुआ है। अरे पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है ये दोनों। इतना उकसा दिया, लेकिन मजाल है जो जरा सी तू मैं ही हो जाए इनके बीच में। दोपहर के समय। अरे बेटा दिशा, तुम अकेले लंच बना रही हो? मैं देख रही हूँ कई दिन से तुम ना दोपहर के समय अकेले ही लगी रहती हो। क्या हुआ? तुम्हारी जेठानी सविता कहाँ चली गई? मम्मी जी, लंच मैं बना लेती हूँ और डिनर भाभी बना देते हैं। हमने इस तरह से काम बांट लिया है ताकि हमारे बीच में झगड़ा ना हो। अरे काम बांटना ही था तो बराबर बराबर बांटना चाहिए था। ये सविता भी ना जेठानी वाली चालाकी दिखाने से बाज नहीं आती। अरे तुम खुद ही सोचो, ज़्यादातर तो दोपहर की सब्जी शाम के समय बच जाती है, तो शाम में काम ही क्या होता है? हैं? बस 2-2 रोटियां तो सेकनी होती है, और दोपहर के समय दाल चावल सब्जी रोटी रायता सलाद, कितने सारे काम होते बताओ तो। अब ये दोपहर के खाने का पहाड़ जितना काम तुम्हारे ऊपर अकेला छोड़कर वो महारानी आराम कर रही है। बस यही चला क्या होती है जो नई नई बहू को समझ में नहीं आती। बात तो आपकी ठीक है मम्मी जी, लंच में काम तो बहुत होता है। मैं भी ना अकेले काम करते करते थक जाती हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, हम दोनों देवरानी जेठानी है, एक ही घर में रहना है। अब ऐसी छोटी छोटी बातों पर टोकना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। अरे भाई, अच्छा क्यों नहीं लगता? अपने अधिकार और हक के लिए तो ज़रूर बोलना चाहिए। और एक बात बताओ, तुम कौन सी देवरानी जेठानी सारी ज़िंदगी एक ही घर में रहते हैं? अरे तुम्हारी जेठानी आज है कल नहीं रहेगी। वो तो पहले ही इस इंतज़ार में बैठी है कि कब उसे तुम्हारी गलती मिले और वो अपना रसोई अलग करे। इसलिए जितने दिन सांझे में हो ना, बराबरी का हिसाब रखो, ना कम काम करो ना ज़्यादा। और सविता तो वैसे ही जेठानी होने के कारण फ़ायदे में है। और तुम्हारी शादी में भी अलग ज्वेलरी और साड़ियाँ ली थी उसने। तुम्हारे हर सामान को देखकर ना जलती है वो। पिछले कई महीनों से लगातार रानू
दोनों बहुओं के मन में कलेश का बीज डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार असफल ही साबित होती थी। लेकिन इस बार शायद उसका तीर निशाने पर लग गया था और उसकी बातों को छोटी बहू दिशा ने सीरियसली ले लिया था। अब वो मन ही मन कूद रही थी कि जिस जेठानी को उसने इतना प्यार और सम्मान दिया, उसने अपने पद का फ़ायदा उठाया। दोनों बहुओं के बीच में आग लगाने के बाद अब रानो बड़ा सुकून महसूस कर रही थी। अपनी जीत के बारे में अपनी सहेलियों को बताने के लिए वो पार्क की ओर बढ़ जाती है। अरे तुम लोगों को पता नहीं, आज ना मैं बहुत खास खबर लेकर आई हूँ। लेकिन पहले ये बताओ, इस पुष्पा का चेहरा आज उतरा हुआ क्यों है? मेरी तो तू बस पूछ ही मत। अरे भाई बता भी दे, क्या हो गया? अब जैसे अपनी सारी खुशियाँ हम लोगों के साथ बांटती है, आज गम भी बांट ले। क्या पता तेरी परेशानी का कोई हल ही निकल आए। इस परेशानी को मैंने खुद अपने घर में दावत दी है रानो। क्या बताऊं तुझे, अपनी बहू को परेशान करके और जानबूझकर उससे झगड़ा करके मैं जिस आनंद की तलाश कर रही थी ना, दरअसल में वो कोई मज़ा नहीं था, बल्कि उसने तो मुझे जीवन भर की सज़ा दे दी है। अरे मेरी बहू और बेटा घर छोड़कर चले गए। बहू कहती है मैं ऐसी सास के साथ नहीं रह सकती जिससे मेरे उठने बैठने खाने पीने हंसने बोलने हर चीज़ से परेशानी हो। इतना ही नहीं, मेरा बेटा भी बहू को ही सही मान रहा है। 4 दिन के मज़े के लिए मैंने अपने ही घर में अपने हाथों से आग लगा दी। अब मैं अपने बहू बेटे को कैसे समझाऊं कि मैंने तो जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने मन की संतुष्टि के लिए किया। खैर, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तुम सबको यही सलाह दूंगी, अपने घर में खुद आग लगाने की बेवकूफ़ी तुम लोग कभी मत करना। बहू कोई खिलौना नहीं है। अरे उसे तो अच्छे से रखोगी तभी घर अच्छा रहेगा। सहेली की बात सुनकर अब रानू का भी दिल घबराने लगा था, क्योंकि वो भी उसी के नक्शे कदम पर चलकर अपनी दोनों बहुओं को लड़वाने की कोशिश में लगी हुई थी। रानू का मन अब सहेलियों के बीच में नहीं लग रहा था, इसलिए वो उठकर अपने घर आती है और घर आकर, बस भाभी, छोटी बहन कहकर आपने खूब फ़ायदा उठाया मेरा। वो तो अच्छा हुआ समय रहते मेरी आँख खुल गई। ये कैसी बात कर रही हो दिशा? मैंने कौन सा फ़ायदा उठा लिया तुम्हारा? और सच में मैंने तुम्हें छोटी बहन समझकर ही प्यार किया है। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे रंग दिखाओगी। रंग मैं दिखा रही हूँ? अरे ये घर तोड़ने वाली और देवरानी को दबा के रखने वाली पॉलिटिक्स ना मेरे साथ नहीं चलेगी, बता दे रही हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है मैंने जो चिंगारी छोड़ी थी उसने अपना कमाल दिखा दिया। रानू दौड़ते हुए अपनी बहू के पास जाती है। दिशा, सविता, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? अरे क्या हो गया है, क्यों झगड़ रही हो? मम्मी जी बस बहुत हो गया, थक गई हूँ मैं भाभी की चालाकियाँ बर्दाश्त करते करते। इनको क्या लगता है कि ये ऐसे ही चालाकी दिखाती रहेंगी और मैं समझूंगी नहीं? इन्होंने जानबूझकर मुझे लंच बनाने का काम दिया ताकि ये आराम फरमा सके। अच्छा, 4 दिन सबका लंच बनाने का काम दे दिया तुम्हें, तो मैं चालाक हो गई? और मैं जो इतने सालों से अकेले सबका लंच डिनर और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, उसका क्या? ठीक ही कहा है किसी ने, देवरानी देवरानी ही होती है, उसे बहन समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन का दर्जा दिया। अरे चुप करो तुम दोनों। ना तो दिशा की इसमें कोई गलती है और ना ही सविता की, क्योंकि ये सारी आग मेरी लगाई हुई है। मैं ही चाहती थी कि तुम दोनों के बीच में ये जो प्यार है वो झगड़े की जगह ले ले, इसलिए मैंने तुम दोनों के हर छोटी बड़ी बात को लेकर कान भरे। सविता ने कभी गहने कपड़े या काम में तुम्हारी बराबरी नहीं की दिशा, वो तो मैं ही झूठ बोलकर। मुझे माफ़ कर दो बच्चों, आज के बाद ऐसी भूल नहीं होगी। अब आपने माफ़ी मांग ली है माँ जी, तो हम भी आपको एक राज की बात बताते हैं। हम दोनों भी कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे। हमने आपको सुधारने के लिए चाल चली थी कि हम आपको एक बार लड़कर दिखा ही दे कि जब घर में लड़ाई होती है तो कैसा लगता है। आपको क्या लगता है, हमें समझ में नहीं आ रहा? आप जो रोज़ छोटी छोटी बातों पर हमें लड़ने के लिए उकसाती रहती हो। अरे हम सब समझ रहे थे। माफ़ कर दो मुझे। अरे माँ जी भूल जा वो सब। और हाँ, अब से हमें अगर एंजॉय करना हो तो कहानी घर घर की देख लिया करेंगे। अपने घर में लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है? शादी के बाद अपने ससुराल पहुंच गई थी, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी, इसलिए घर में मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता था। कभी मौसी सास तो कभी मामी सास, कभी सासू माँ के मायके वाले तो कभी अड़ोस पड़ोस वाले, कोई ना कोई घर में नई दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए आता जाता रहता। और जैसे कि आप लोग जानती हैं, हिंदुस्तान में कोई मेहमान आए और साथ में मिठाई का डब्बा ना लाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जुलाई का महीना शुरू हो गया था
और मिठाई की दुकानों पर घेवर सज चुके थे। बहू, आज हमारे मित्र आने वाले हैं। नाश्ता तो घर में होगा ही, और मिठाई भी लाकर मैंने रख दी है। मेहमानों के सामने नाश्ते के साथ साथ मीठा भी रख देना। ठीक है बाबूजी, लेकिन आप मिठाई में क्या लेकर आए हैं? मिठाई का नाम सुनकर ना मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मिठाई ना कमज़ोरी है मेरी। अरे बेटा, अब सावन का महीना लग गया है, दुकानें घेवर से लदी पड़ी है, तो हमने सोचा चलो घेवर ही ले चलते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया बाबूजी। आपको पता है, मेरे मायके में तो सावन के महीने में हर चौथे दिन घेवर का डब्बा आ जाता है। अरे कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम लोग घेवर ना खाएं। मेरे पापा कहते हैं 2 महीने की मिठाई है घेवर, इसलिए ज़रूर खाना चाहिए। हाँ भाई, बात तो सही है। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हें घेवर इतना पसंद है। अरे बेटा, तुम्हें जो भी खाने पीने की इच्छा हो हमें बता दिया करो, हम ला देंगे। तुमने बताया होता तो हम ला दिए होते ना। चलो मेहमानों का छोड़ा, वो तो जब आएंगे तब आएंगे। अभी फ़िलहाल तुम घेवर खाकर बताओ कैसा, ठीक बना है या नहीं। ससुर जी की बात सुनकर सुष्मिता जल्दी जल्दी घेवर का डब्बा खोलती है और एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है। बुरा मत मानिएगा पापा जी, वैसे तो ठीक ही है, लेकिन इसमें ना वो स्वाद नहीं है जो मेरे पापा लेकर आते थे। मतलब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरे मायके में ना सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट घेवर मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने तो कभी ढंग का घेवर खाया ही नहीं होगा। हाँ बेटा, हमारे यहाँ तो ऐसा ही मिलता है, हम तो यही खाते आ रहे हैं हमेशा से। मतलब हमें समझ में नहीं आया इस घेवर में खराबी क्या है। अरे बाबूजी, जब तक अच्छी चीज़ खाओ नहीं ना, तब तक डिफरेंस समझ में नहीं आता। आप एक बार खा कर देखिए, फिर आपको खुद समझ में आएगा कि आखिर मैं अपने मायके के घेवर की इतनी तारीफ क्यों करी हूँ। अरे इतना ही बढ़िया घेवर मिलता है तेरे मायके में, तो मंगवा क्यों नहीं लेती 2-4 किलो? बोल दे अपने भाई से कि 2-4 किलो घेवर लेकर दे जाएगा। हम भी खाकर देख ले कि आखिर ऐसी भी क्या खास बात है तेरे मायके के घेवर में, जो तुझे यहाँ का घेवर फूटी आँख नहीं सुहारा। हाँ मम्मी जी, आप एकदम ठीक कह रही हैं। मैं अपने भैया को फ़ोन कर देती हूँ, वो हमारे यहाँ का स्पेशल घेवर लेकर दे जाएंगे। आप लोग एक बार खाएंगे ना तो उंगली ही चाटते रह जाएंगी। सुष्मिता अपने भाई से फ़ोन पर कहती है। अरे भैया, आपको पता है मेरी शादी क्या हो गई? मैं तो अपने ससुराल में आकर घेवर खाने को तरस गई हूँ। घेवर कौन सी 2-4 लाख में मिलने वाली चीज़ है जिसे खाने के लिए तू तरस गई? अरे बोल देना, जीजाजी को ले आएंगे मार्केट से। कौन सा बहुत महंगा आता है घेवर? अब इतने गरीब भी नहीं है तेरे ससुराल वाले कि हमारी बहन को घेवर लाकर ना खिला सके। अरे भैया, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे। मैं यहाँ पर आकर घेवर खाने के लिए इसलिए तरस गई हूँ क्योंकि यहाँ पर ढंग का घेवर मिलता ही नहीं है। वैसे तो रानी को पापा जी 2 बार ला चुके हैं, लेकिन यहाँ के घेवर में ना टेस्ट ही नहीं है। वो जो आप लाते थे ना, वो जालीदार घेवर, और उसके ऊपर मावे की परत, काजू और बादाम ऊपर चिपके रहते थे। ओए होए होए, मेरा तो बोलते हुए मुंह में पानी आ गया। इतना रसीला घेवर होता था ना मायके का कि क्या बताऊं। पापा जी तो कल ही घेवर लेकर आए थे। मैंने बोल दिया, आप लोगों के घेवर में तो स्वाद ही नहीं है। घेवर खाना हो तो मेरे मायके का खाकर देखो। बस फिर मम्मी जी कहने लगी, हमें भी दिखा दो भाई अपने मायके का घेवर, हम भी तो देखिए ऐसी क्या खास बात है जो तुम इतनी दीवानी हुई जा रही हो। देख बहना, अब तेरी शादी हो गई है, ससुराल में मिलने वाली चीज़ों को खाने की आदत डाल ले। और ऐसे ही बात बात में मायके मायके करके कंपैरिजन करेगी ना तो ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगेगा। अब तू ही बता कि ये कोई अच्छी बात है कि तू वहाँ की मिठाइयों का भी यहाँ से कंपैरिजन कर रही है? कहीं तेरी सासू माँ इस बात पर गुस्सा तो नहीं हो गई? अरे नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हो। मेरे सास ससुर ना वैसे बिल्कुल भी नहीं है। हमारे परिवार जैसा ही माहौल है मेरे ससुराल का। बस वो तो सच में हमारे मायके वाला घेवर चखना चाहते हैं, इसलिए कहा कि अपने भैया से कहकर 2-4 किलो घेवर मंगवा लो। अच्छा चल ठीक है, मैं दे जाऊँगा। फ़ोन रखने के बाद भैया भाभी से कहता है, ये लो, इस लड़की के अंदर ज़रा सा भी दिमाग नहीं है। अरे पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या? उसकी सास ने भी आधा 1 किलो नहीं, सीधा 4 किलो घेवर मंगवा लिया। अब मैं 4 किलो घेवर खरीद कर उसके घर देकर आऊँ कि सुष्मिता अब ना ज़रा सा भी दिमाग नहीं लगाती और फंसा देती है हमें। बहन की ससुराल से आई हुई डिमांड को मना करने का तो कोई मतलब था ही नहीं, इसलिए सुष्मिता का भाई मोहित अगले ही दिन 4 किलो घेवर खरीदकर बहन के ससुराल दे आता है। 2 दिन के बाद सुष्मिता की बुआ सास बहू से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाती है। अरे भाभी, शादी में तो इतनी भीड़ भाड़ थी कि हम तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही निकल गए। हमने सोचा भाई बहू की मुँह दिखाई तो करनी है, फिर आ जाएंगे। हमारे भैया का घर है, उसमें ऐसी कौन सी बात है।
अरे बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। उस समय भीड़ भाड़ में कौन आया कौन गया किसने क्या दिया कुछ होश ही नहीं था हमको तो। आपने बिल्कुल ठीक किया। अब आप फुर्सत से आइए ना, आराम से बैठकर बातें करेंगे। बहू से भी मिल लीजिए आप। मैं तो कह रही हूँ आई है तो 1-2 दिन रुक कर ही जाना। हाँ भाभी, क्यों नहीं। अच्छा सुष्मिता बहू, ये लो बेटा मिठाई है, डिब्बा खोल के निकालो प्लेट में और सबका मुंह मीठा करा दो। अरे बुआ जी, आप भी घेवर ही लेकर आई हैं क्या? हाँ भाई, लिया तो घेवर ही है। क्या बात है, तुमको पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं बुआ जी, हमारा तो फेवरेट है घेवर। लेकिन आपको एक बात बताए, यहाँ का घेवर ना हमको पसंद नहीं आता। घेवर तो मेरे मायके में मिलता है, क्या टेस्ट है। अब मम्मी जी से पूछ लो, यहाँ के घेवर में और वहाँ के घेवर में कितना अंतर है। अच्छा, सच में? भाई हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे मायके में इतना स्पेशल घेवर भी मिला करता है, वरना हम मंगा लेते 1-2 किलो। अरे जी क्यों चिंता करती हैं। बहू अभी अपने भाई को फ़ोन कर देगी। अभी तो आप 1-2 दिन और है ना, वो कल सुबह में दे जाएगा, आप चिंता मत करो। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी भैया को फ़ोन कर देती हूँ। सुष्मिता एक बार फिर से फ़ोन करके अपने भाई को 1 किलो घेवर पहुंचाने के लिए कह देती है। इसी तरह से लगभग हर दूसरे दिन कोई ना कोई मेहमान आता और फिर उसके सामने सुष्मिता अपने मायके के घेवर की बड़ा चढ़ा कर तारीफ करती, जिससे चिढ़कर सुष्मिता की सास उसे मायके से घेवर मंगवाने के लिए कह देती। रोज रोज कभी 1 किलो कभी 2 किलो घेवर बहन के ससुराल पहुंचाते पहुंचाते अब उसका भाई मोहित बिल्कुल परेशान हो चुका था। अरे ये लड़की एकदम दिमाग से पैदल है क्या? इसको समझ में नहीं आता, रोज रोज घेवर खरीद खरीद कर लाने में मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं। अरे चलो ठीक है, इसके ससुराल वालों को खाने की इच्छा थी तो मैंने ले जाकर पहुंचा दिया, अब उनके पूरे खानदान की जिम्मेदारी उठाऊंगा क्या मैं? रोज रोज बेशर्मों की तरह फोन कर देती है, घेवर लाकर खिला दो। अरे कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है इन लोगों के अंदर। मेरी क्या घेवर की दुकान है यहाँ पर कि मैं रोज रोज घेवर खिलाता रहूंगा? अब पानी सर से ऊपर बह रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं है। हालांकि मोहित को रोज रोज बहन के ससुराल ऐसे घेवर सप्लाई करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी रिश्तेदारी में बंधे होने के कारण वो बेचारा बेमन से ही सही लेकिन घेवर के डब्बे सप्लाई करने में लगा हुआ था। एक दिन, अरे सुष्मिता भाभी, आप तो कह रही हो कि आपने ये मिठाई अपने मायके से मंगवाई है, लेकिन इस डब्बे पर तो टीटू हलवाई का नाम लिखा है और एड्रेस वाली जगह किसी ने मार्कर से गायब कर रखी है। मैं तो अच्छे से जानता हूँ, टीटू हलवाई तो मेरे दोस्त की दुकान है ये कोई आपके मायके की दुकान नहीं है, ये तो यहीं सर्वोदय नगर में है। कहाँ आपका मायका, कहाँ सर्वोदय नगर, ये क्या चक्कर चल रहा है? जीजा जी मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मिठाई के डब्बे पर कौन से हलवाई का नाम लिखा है। वो तो आज आपने कहा तो मैं भी गौर कर रही हूँ। आप अभी ठहरिए, मैं भैया को फ़ोन लगाकर पूछती हूँ उन्होंने ये मिठाई कहाँ से खरीदी है। सुष्मिता अपने भाई को फ़ोन लगाती है। अरे भैया, मैंने आपसे घेवर का डब्बा मंगवाया था ना, ये मिठाई आपने सर्वोदय नगर वाले टीटू हलवाई से खरीदी है क्या? क्यों, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? अरे भैया, ये सर्वोदय नगर वाला घेवर थोड़ी ना मंगवाया था मैंने आपसे कहा था ना अपने घर पर जो आप घेवर लाते थे वो वाला लेकर आना। अरे तो मैं अपने घर पर भी तो यही सर्वोदय नगर वाला घेवर ही तो लेकर जाता हूँ। हमारे घर के पास कोई ढंग का हलवाई है ही नहीं जो घेवर बनाएगा। लो, जब यहीं से खरीद कर खाना था तो हम ही जाकर खरीद लाते। अरे बिना बात बहू तूने अपने भाई को परेशान कर दिया। वो बेचारा महीने भर से रोज घेवर खरीद खरीद कर देकर जा रहा है, इतना खर्चा हो गया उसका, वो अलग। रहने दीजिए बाबूजी, कोई खर्चा नहीं हुआ उसके भाई का। हर बार दुकान पर जाने के बाद फ़ोन कर देता था, जीजा जी मेरे फ़ोन में जीपे काम नहीं कर रहा है, आप थोड़ा सा बिल पेमेंट कर दोगे क्या? मन पर कोई बोझ रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जितनी भी मिठाइयाँ खाई है ना हम सब ने, उसका बिल पेमेंट मैंने ही किया है। निशांत की बात सुनकर घर में सभी लोग हंसने लगते हैं और बेचारी सुष्मिता